हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस के 3-4 वीडियो बना करके मैंने आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। अगर आपने प्रीवियस के वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का देख कर समझ सकते हो अच्छे से। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग ये जो चैप्टर है ना हमारा, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं कंप्लीट इसको आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, यानी कि आपके नोट्स कंप्लीट करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन वाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक, यानी कि कुछ फाइबर्स को हम लोग सिंथेटिक क्यों बोलते हैं। जैसे कि कुछ को हम नेचुरल बोलते हैं, उस तरीके से कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं, यानी कि इंसानों ने फाइबर्स को बनाया है, तो वैसे ही फाइबर्स को ही सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखोगे कि देयर आर सम फाइबर दैट आर प्रिपेयर बाई मैन बाई यूजिंग केमिकल्स, यानी केमिकल का यूज़ करके बनाया गया। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, और इन्हीं फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी बता देना। तो एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर में कौन कौन से हैं? तो रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, और उसके अलावा भी हमने बहुत सारे अभी चैप्टर में रीड किए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो टिक द करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, और ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसका आंसर आपको तभी पता चलेगा जब आपने चैप्टर अच्छे से समझा रहेगा। देखो क्या है क्वेश्चन, कि रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। जो रेयॉन होता है वो सिंथेटिक फाइबर तो होता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो क्यों होता है इसमें डिफरेंस? तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो होता है ना, वो लकड़ी की जो पल्प निकलता है, लकड़ी का जो गूदा निकलता है, उससे बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। इसीलिए क्या है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि है तो सिंथेटिक, बनाया इंसानों ने नहीं है, लेकिन नेचुरल सोर्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, पेट्रोकेमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए क्या है, ये थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। नहीं तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो रेयॉन भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर ही है। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो फिल इन द ब्लैंक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक में, उसमें बोला जा रहा है कि सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर को हम क्या क्या कहते हैं? तो आर्टिफिशियल भी कहा जाता है और मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। तो ये आर्टिफिशियल और मैन मेड आप क्या करना, फिल कर लेना अपने बुक में या कॉपी में, जहाँ पर भी करना हो। दूसरा जो क्वेश्चन है कि सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसिस फ्रॉम द रॉ मटेरियल। जो सिंथेटिक फाइबर रहता है वो रॉ मटेरियल से बनता है। कौन से कच्चे माल से बनता है? तो पेट्रोकेमिकल से मिलकर के बनता है सिंथेटिक फाइबर। ये आपका ना पेज नंबर 35 में जो बीच में एक डब्बा बना हुआ था उसमें से उठा कर दे दिया, वहाँ पर हमने चैप्टर में रीड किया था ना, वही चीज़ है, ठीक है। सी वाला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लाइक सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर की तरह ही प्लास्टिक इज ऑल्सो ए ब्लैंक। प्लास्टिक भी एक तरह का क्या है? तो प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है। देखो पॉलीमर किसको कहा जाता है, कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मर का मतलब होता है यूनिट्स, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट मिल करके क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। उसी तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स मिल करके प्लास्टिक भी बनाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर की तरह ही प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा कि गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि कुछ एग्जांपल्स के द्वारा बताइए कि जो नाइलॉन के फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऐसा कैसे हमको पता चलेगा? आपने बुक में एक पिक्चर देखा होगा कि एक जो इंसान है वो क्या कर रहा है, पैराशूट से जंप कर रहा है, ठीक है ना, और उसके अलावा एक जो है वो क्लाइंबिंग कर रहा है। तो वो सब जो रस्सियाँ रहती हैं, पैराशूट की रस्सियाँ होगी, क्लाइंबिंग वाली रस्सियाँ, वो सब नाइलॉन से ही बनी रहती हैं, ठीक है। इसीलिए हमको पता चल गया कि जो नाइलॉन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसका आप आंसर इसी तरीके से लिख लोगे कि नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स यूजिंग फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स, यानी कि इसमें रस्सियाँ बनाई जाती है। रोप्स का मतलब होता है रस्सियाँ, तो इसमें रस्सियाँ बनाई जाती है नाइलॉन फाइबर से, जो कि रॉक्स वगैरह में पहाड़ियों को क्लाइंब करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा पैराशूट बनाने में भी नाइलॉन फाइबर का यूज़ किया जाता है। तो इट प्रूव दैट नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इससे ये साबित होता है कि जो नाइलॉन का फाइबर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा कि एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर फॉर स्टोरिंग फूड, यानी कि कुछ भी खाने का सामान रखने के लिए हम लोग घर में प्लास्टिक के कंटेनर्स, प्लास्टिक के बॉटल वगैरह, डब्बे वगैरह क्यों यूज़ करते हैं? तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो हल्का भी रहता है, सस्ता भी रहता है। ये सब चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी थी, बस उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है कि प्लास्टिक कंटेनर्स आर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ, यानी कि एकदम लंबा टिकाऊ होता है, और ईजी हैंडलिंग, आसानी से इसे हम रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सो इट फेवर फॉर स्टोरिंग फूड, इसीलिए क्या है, ये फेवर किया जाता है फूड को रखने के लिए। ये हो जाएगा इसका आंसर।
जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिफरेंट बताइए थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। तो एकदम सिंपल सा डिफरेंस है, आपको एकदम कंफ्यूज होना नहीं है, अपने लैंग्वेज में इसको लिखना है। तो देखो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसको हम लोग आसानी से मोड़ नहीं सकते। जब हम उसको मोड़ना चाहेंगे, बेंड करना चाहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कि अपना स्केल देखो आप, जो आपका स्केल आपके हाथ में होगा या फिर साइड में कहीं पर रखा होगा अपनी स्केल, है ना, तो स्केल को अगर आप मोड़ोगे, रूलर जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो इससे प्रूफ क्या होता है कि स्केल भी प्लास्टिक है, लेकिन वो क्या है, थर्मोसेटिंग वाला प्लास्टिक है। उसके अलावा आपके पास अगर ये होगा, मेरे पास जो सामने में रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, गम बॉक्स, ठीक है, जिसमें गम रहता है, तो इसको आप दबाओगे, मोड़ोगे, तो देखना ये मुड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गम बॉक्स है ये थर्मो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो बस यही है कि थर्मो प्लास्टिक आसानी से मुड़ जाता है, बेंट हो जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आसानी से नहीं मुड़ता। दूसरा एक और इसमें लिख देना आप कि थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन इजीली बाई हीटिंग, यानी थर्मोप्लास्टिक को हम लोग हीट करने के बाद आसानी से सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो आसानी से सॉफ्ट नहीं होगा। तो बस यहाँ तक भी आप लिख सकते हो और इसके आगे भी लिख सकते हो कि दस इट कैन बी रीसेप्ड, इसीलिए इसको हम लोग रीसेप कर सकते हैं, मोड़ के दूसरा शेप में ला सकते हैं। लेकिन ये वाला जो होता है एक बार मोल्टेड हो जाए, यानी कि एक बार इसको जब हम लोग शेप दे दें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को, तो वो दोबारा से रीसेप नहीं होता। तो आप यहाँ तक हीटिंग तक भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, आगे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा कि एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लेकिन बताइए ये जो हमें चीज़ें दी गई जैसे कि सॉस पैन हैंडल जो है ये, या फिर इलेक्ट्रिक प्लग स्विच और प्लग बोर्ड जो होते हैं, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक से क्यों नहीं बनते। तो देखो सॉस पैन हैंडल किसको कहा जाता है, जैसे कि आपने घर में सिंपल आपने पैन देखा होगा जिसमें अंडे बनाते होंगे या सब्जियाँ बनाते होंगे, कुछ भी बनाते होंगे, वो पैन होता है ना, तो उसका हैंडल देखना उसमें प्लास्टिक लगा रहता है। वो जो प्लास्टिक लगा रहता है ना, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बना रहता है। अब क्यों बना रहता है और मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो सॉस पैन हैंडल आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज दिस प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टेन ऑन हीटिंग। अभी हमने इसके डिफरेंस में पढ़ा था कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसको गर्म होने से वो आसानी से पिघलता नहीं है, सॉफ्ट नहीं होता है। तो वहाँ पर अगर मान लो हम लोग थर्मो प्लास्टिक लगा दिए सॉसपैन के हैंडल में, तो वो तो बार बार गर्म होता है वहाँ पर सब्जी वगैरह बनाने में, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक के प्लग होते हैं, स्विच होते हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको भी बनाया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, बिकॉज जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ना उसमें करंट वगैरह अच्छे से पास नहीं होता। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बैकेलाइट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। देयरफॉर दे आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड एटसेट्रा। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक के जो भी इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, जो भी चीज़ें होती है इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिकल यूज़ करने के लिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर हमसे ना कैटेगराइज करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि ऐसे चीज़ों को बताइए जो क्या हो, रिसाइकल हो सकें, दोबारा यूज़ किए जा सकें, और कैन नॉट बी रिसाइकल, यानी कि दोबारा हम उसको रिसाइकल करके यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे चीज़ों का हमको क्या करना है, यहाँ पर सेपरेट करना है। जैसे देखो कुछ चीज़ों का यहाँ पर नाम दे दिया गया है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉय, तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर जो चीज़ थर्मोप्लास्टिक से बना होगा, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक से, तो उसको हम आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं, और अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना होगा तो उसको हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पर आप इसी तरीके से लिखना कैन बी रिसाइकल, और जो चीज़ आपको लगे कि वो थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ है, जैसे कि प्लास्टिक का टॉय हो गया, कैरी बैग हो गया, बॉल पॉइंट पेन हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, थर्मोप्लास्टिक से बनती हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग रिसाइकल आसानी से कर सकते हैं। और फिर जो रिसाइकल नहीं हो सकता, जैसे कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना है, जैसे कि टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट हो गया, कुकर के हैंडल हो गए, इलेक्ट्रिकल स्विच हो गए, तो ये सब रिसाइकल नहीं किए जा सकते बिकॉज ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और लिख लो। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है कि राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर। जो राना है वो समर के लिए अपने लिए एक शर्ट लेना चाहते हैं, यानी कि समर के मौसम में, गर्मियों के मौसम में पहनने के लिए शर्ट लेना चाहते हैं। तो शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, यानी कि क्या इनको कॉटन का शर्ट लेना चाहिए या ऐसा शर्ट लेना चाहिए जो सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ हो, जैसे कि नायलॉन से, रेयॉन से, इन सब से बना हुआ हो। तो एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न। तो राना को एडवाइस दीजिए आप और उसका रीज़न भी बताइए। तो देखो समर में क्या करना चाहिए, हमें कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए, बिकॉज जो कॉटन होता है हमारा ना, वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे स्वेट को, पसीने को, और फिर उससे हमको क्या होता है, गर्मी जल्दी नहीं लगता है। तो देखो इसका आंसर इसी तरीके से हो जाएगा कि राना शुड बाय शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन। राना को ऐसा शर्ट लेना चाहिए जो कि कॉटन से बना हुआ हो। क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन जो होता है ना वो जल्दी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका हमने एक प्रैक्टिकल भी किया था, एक्सपेरिमेंट भी किया था चैप्टर रीडिंग में। वहाँ पर हमने 2 कपड़े लिए थे, कॉटन वाला भी और एक नायलॉन का। ठीक है, दोनों को हमने वाटर में डुबाया था। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा
होगा तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो कॉटन होता है वो गुड ऑब्जर्वर होता है वाटर का। तो ये क्या करता है, इट कैन सोक द स्वीट कमिंग आउट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोज इट टू इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है उसको ये अपने अंदर सोख लेता है और फिर उसको इन्वायरमेंट में उड़ा देता है हवा में। ठीक है, तो दस इट हेल्प इन कूलिंग आवर, एक सेकेंड हट जाओ भाई, ये हट क्यों नहीं रहा है, यहाँ हटा। हाँ, तो दस इट हेल्प इन कूलिंग आवर बॉडी, इससे क्या होता है हमारा बॉडी कूल रहता है समर में। तो ये इसका सिंपल से दम आंसर है, छोटा सा मैंने लिखा है और समझ करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं अब। क्वेश्चन में जो 10 हमारा ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन रहेगा और ये एग्जाम में भी ना ज़्यादा नंबर में ये क्वेश्चन आता है। इसमें बोला क्या जा रहा है कि गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरेसिव इन नेचर, यानी कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन कोरेसिव होते हैं, यानी कि नेचर में ना ये आसानी से मिलते नहीं है, नेचर में ये सड़ते गलते नहीं है आसानी से। इसको आप करो क्या बोलते हैं उसको, कंपोज वगैरह अच्छे से, डिकम्पोज ये दोबारा अच्छे से नहीं होते। ये यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है और बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल दे करके बताइए प्लास्टिक के बारे में। तो देखो, प्लास्टिक आर नॉट कोरेटेड इवन दे कैम टू कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, यानी कि जो जैसे हम लोग लोहा वगैरह, देखो आप लोहा को अगर हम लोग रख देंगे खुले में ना, आयरन को, तो वो क्या होता है धीरे धीरे सड़ने लगता है, उसमें जंग लगने लगता है, रस्ट होने लगता है। लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसको हम लोग खुला में कितना दिन छोड़ दें वो खराब नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, तो प्लास्टिक आर नॉट कोरेटेड इवन दे कैम टू कॉन्टेंट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल, इसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग केमिकल भी डाल दें इसीलिए इसमें भी क्या होता है प्लास्टिक हमारा खराब नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर विथ मोस्ट मटेरियल, यानी कि ये इसका जो होता है ना, इसका अंदर एक खासियत होता है, इसका एक नेचर होता है कि ये अलग दूसरे मटेरियल से अपने में क्या करता है, क्या बोल सकते हो इसको, रिएक्ट नहीं करता अपने अंदर। फॉर एग्जांपल आप देख लो कि जैसे कि हम लोग जो क्लीनशिंग केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारे घर में क्या बोलते हैं आप उसको, फिनाइल वगैरह, ठीक है, फिनाइल हो गया या फिर बहुत चीज़ होती हैं जिससे हम लोग सफाई करते हैं घर में, तो वो क्या होता है ना प्लास्टिक के बॉटल में ही रखा जाता है, क्योंकि है ना ये जो प्लास्टिक के बोतल है ये जल्दी ख़राब ही नहीं होते हैं। इंस्टेड यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, केमिकल कहाँ गया हमारा, केमिकल दैट वी यूज़ एट होम आर स्टोर इन प्लास्टिक बॉटल इंस्टीड ऑफ मेटल कंटेनर, जो चीज़ मैंने आपको बताया वही है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका आंसर लिख देना है। ठीक, तो आइए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा कि शुड द हैंडल ऑफ ब्रिस्टल ऑफ ए टूथ ब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि जो हैंडल होता है टूथ ब्रश का और जो ब्रिस्टल होते हैं जिससे हम लोग दांत की अपनी सफाई करते हैं, क्या दोनों सेम मटेरियल से बनना चाहिए। तो एक्सप्लेन योर आंसर, तो नहीं, दोनों अगर सेम मटेरियल से बन जाएगा तो हमारा दांत का जो है ना मसूड़े वगैरह जो होते हैं ना वही खराब हो जाएंगे। देखो क्या करना, आप इसका आंसर इस तरीके से लिख लेना कि नो द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथ ब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दोनों को अलग अलग मटेरियल से बनाना चाहिए। बिकॉज द हैंडल ऑफ टूथ ब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो हैंडल होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जबकि जो ब्रिस्टल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो वाइल द ब्रिस्टल शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें अब। क्वेश्चन में जो 12 है इसमें हमसे बोला जा रहा है कि अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, अवॉइड करो प्लास्टिक के यूज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। कमेंट ऑन दिस एडवाइस, इस एडवाइस के ऊपर अब आपको थोड़ा सा कमेंट करना है, यानी कि इसके बारे में आपको अपने विचार रखने हैं। तो देखो जो प्लास्टिक होता है मैंने आपको फिर बताया पिछले वाले में कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ये आसानी से सड़ता गलता नहीं है। तो इसका आप आंसर इसी तरीके से स्टार्ट करोगे कि प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वंस इंट्रोड्यूस इनटू द इन्वायरमेंट दे टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, यानी कि एक बार ये इन्वायरमेंट में आ गया तो ये कई सौ साल तक, हजारों साल तक ले लेता है डिकम्पोज होने में। दे कैन नॉट बी बर्न एज वेन बर्न दे रिलीज पॉइजनस गैस, यानी कि इनको हम लोग जला भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लोग जलाएंगे तो इसमें से एकदम जहरीला गैस निकलता है जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसान पहुंचाता है इन्वायरमेंट को। उसके अलावा अगर हम लोग प्लास्टिक बैग को फेंक देते हैं खुले में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक बैग थ्रो इन द गार्बेज डम्प्ड आर स्वैलोड बाय द एनिमल लाइक काउस, यानी कि अगर हम लोग प्लास्टिक के बैग्स को है ना, प्लास्टिक्स को अगर खुले में फेंक देते हैं तो उसमें थोड़ा मोड़ा खाना रहता है, तो गाय वगैरह क्या करते हैं, खाना खाने के चक्कर में प्लास्टिक को भी खा जाते हैं। उससे क्या होता है, तो इट चोक देयर रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि वो उसके रिस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी कि सांस लेने का जो सिस्टम है ना, जैसे गला वगैरह को क्या कर देता है, चोक कर देता है, यानी कि बंद कर देता है एक तरह से आप समझ लो। तो फिर बंद हो जाएगा तो सांस ही नहीं ले पाएगा वो, तो है ना, और वो फिर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो देयरफॉर वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, इसीलिए हमको अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक का यूज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये है वो इसका सिंपल सा आंसर। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा मैंने, थोड़ा बड़ा आपको जरूर दिख रहा होगा लेकिन याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा वो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो देखो मैं यहाँ पर सिंपल इसको मैंने पहले मैच कर दिया है। पॉलिस्टर जो होगा वो क्या होगा, फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजली, यानी कि पॉलिस्टर ऐसा फैब्रिक है जो आसानी से मुड़ता नहीं है। पॉलिस्टर के कपड़े आप पहनोगे ना तो वो उसको आपको बार बार आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें लिखा भी रहता है कि आपको आयरन करने की जरूरत नहीं है। उस तरीके से जो टेफ्लॉन होता है वो क्या होता है, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। इसके बारे में हमने चैप्टर में आपको डिटेल में समझाया था कि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं आप देखना उसके ऊपर में ब्लैक ब्लैक एक कोटिंग रहता है प्लास्टिक की तरह, वो क्या रहता है ना, वो टेफ्लॉन रहता है, उससे वो चिपकता नहीं है। कुछ भी आप खाना बनाओगे ना तो वो फिर उस बर्तन में चिपकेगा नहीं। तो जो टेफ्लॉन होता है वो भी सिंथेटिक फाइबर है और वो यूज़ होता है नॉन स्टिक कुकवेयर के सामान को बनाने में। उस तरीके से जो रेयॉन होता है वो थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर से अलग है, बिकॉज ये क्या होता है, प्रिपेयर बाय यूजिंग वुड पल्प, वुड के पल्प का यूज़ करके इसको बनाया जाता है रेयॉन को। और जो नाइलॉन होता है उसके बारे में मैंने शुरू में ही पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, इसलिए यूज़ फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग्स। ठीक है, ये हो जाएगा इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, 13 कंप्लीट हो गया। आइए जल्दी से अब 2 क्वेश्चन बचे हैं उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि अगर हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं तो एक्चुअली में ये क्या करता है ना कि फॉरेस्ट को कंजर्वेशन में, उसके जो संरक्षण है उसमें हमारा हेल्प करता है, उसको बचाने में हमारा हेल्प करता है। अब इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा कमेंट करना है, जैसे वहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 12 में या 11 में शायद किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होता है, वो हम लोग पेट्रोकेमिकल चीज़ों से बनाते हैं, है ना, प्लास्टिक वगैरह से बनाते हैं। लेकिन जो नेचुरल फाइबर होता है उसको तो हम लोग प्लांट्स वगैरह से लेते हैं, यानी कि कट करेंगे हम लोग ट्री वगैरह, इससे क्या होगा, हमारा नेचर प्रभावित होगा। तो इसका आप आंसर इसी तरीके से लिख सकते हो कि रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल फाइबर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड दिस मीन कटिंग ए लॉट ऑफ ट्री, यानी कि ये प्लांट से मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बहुत सारे ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा, किसके लिए, नेचुरल फाइबर के लिए। तो दिस लीड टू डिफॉरेस्टेशन, है ना, इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, पेड़ों का जो कटाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट रॉ मटेरियल ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है, सिंथेटिक मटेरियल्स का जो रॉ मटेरियल होता है, सिंथेटिक फाइबर होगा वैसे कि यहाँ पर एक्चुअल में मुझे लगता है गलती से यहाँ पर मटेरियल लिख दिया, यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर लिख देना आप। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो क्या होता है, मेनली पेट्रोकेमिकल होता है। हमने ये शुरू में पढ़ा कि जो रॉ मटेरियल क्या बोलते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो पेट्रोकेमिकल से बने रहते हैं। हैंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर अगर हम उसको बनाएं तो उससे क्या होगा, हमारा फॉरेस्ट बच जाएगा। क्लियर है, क्योंकि उसमें पेड़ वगैरह यूज़ नहीं होगा, तो जाहिर सी बात हमारा जो जंगल रहेगा, पेड़ पौधा रहेगा, वो तो बच ही जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें हमको ना एक एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है कि एक्टिविटी कीजिए और बताइए कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि उसमें से ना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। जैसे कि आप ना अगर लोहा का कुछ सामान ले लो और उससे फिर आप ना किसी वायर वगैरह को टच करो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पार हो रहा है तो आपको बहुत जोरदार का करंट लग जाएगा। लेकिन अगर आप प्लास्टिक वही रख लो अपने हाथ में और उससे टच करो वायर वगैरह को तो उसमें आपको करंट नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है ना, तो बिकॉज ये जो होता है पुअर कंडक्टर होता है, प्लास्टिक में अच्छे से पार नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए आप मेन तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आपने डायग्राम बना दिया तो एक्सप्लेन आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। देखो मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा आंसर जो वो भी दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको एक सर्किट बताना है, ये हमारा ना वायर होता है, यहाँ पर एक बल्ब है और ये क्या है, स्विचेस हैं, ये स्विच का हमको डायग्राम दिया गया है। ठीक है, और इधर आप क्या करोगे, मेटल लगा दोगे। तो जब मेटल लगाओगे तो क्या होगा, जब स्विच को आप दबाओगे ना तो लाइट जो है ये जल जाएगा। लेकिन जब आप प्लास्टिक लगा दोगे, उस मेटल को हटा करके यहाँ पर प्लास्टिक जब लगा दोगे तो ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, बिकॉज इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पार होगा ही नहीं, तो बल्ब कहाँ से जलेगा। तो बस इसी को आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। मैंने जितना सिंपल हो सका उतना सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है, बाकी थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसको 2-3 बार रीड करना और फिर अपनी लैंग्वेज में ही लिखना। बाकी इसको तो जो डायग्राम है इसको तो बनाना आप सीख ही जाओ अच्छे से। ये जो आंसर है ना इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वी विल डिजाइन ए सर्किट, हमको एक सर्किट बनाना पड़ेगा इसके लिए, टू सी दैट थर्मोप्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये देखने के लिए कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर है। तो वी नीड ए बल्ब, हमको एक बल्ब चाहिए, सम वायर, ए बैटरी, ए पीस ऑफ मेटल एंड ए प्लास्टिक पाइप, है ना, हमको एक बैटरी भी चाहिए। ये जो था ना हमारा यहाँ पर जो 2 डॉट डॉट आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये क्या है, बैटरी का साइन है। ठीक है, तब बैटरी रहेगा तभी तो वो तार जलेगा ना, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पार होगा। तो यहाँ पर हमको एक बैटरी भी चाहिए। कहाँ गया हमारा आंसर, मेटल, यहाँ पर पाइप तक थे हम लोग, पाइप तक रीड कर लिए। उसके आगे देखो सेट अप द सर्किट, सबसे पहले हम सर्किट बनाएंगे। फर्स्ट विद द मेटल, पहले हम लोग मेटल लगाएंगे, एंड देन विद द प्लास्टिक पाइप, दूसरे में हम लोग प्लास्टिक पाइप लगाएंगे जैसा कि हमको फिगर में दिखाया गया है। आफ्टर यू स्विच ऑन द करेंट यू विल ऑब्जर्व
यानी कि जब आप करंट का स्विच ऑन करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो बल्ब है ना वो ग्लो हो रहा है, यानी कि जल रहा है इन द फॉर्मर केस, यानी कि जो पहला वाला केस है जिसमें आपने क्या किया है, प्लास्टिक का मेटल का यूज़ किया, वहाँ पर बल्ब ग्लो करने लगा, जलने लगा इन द लेटर केस। लेकिन जब आपने प्लास्टिक का यूज़ किया दोबारा अगले वाले केस में, तो बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जला। हैंस ए प्लास्टिक पाइप विच इज़ अ थर्मोप्लास्टिक, यानी इसलिए जो हम लोग कह सकते हैं जो प्लास्टिक का पाइप है थर्मोप्लास्टिक वाला इज शोन टू बी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दिखा क्या रहा है कि ये क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, बाकी आप अपने लैंग्वेज में और इसको ईजी बनाना चाहो तो ये स्टेटमेंट को बना सकते हो, डायग्राम को एकदम अच्छे से बनाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो अगले चैप्टर्स हैं उनको भी मैं आपको इसी तरीके से पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद लास्ट में वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।